तो महाराष्ट्र में महायुति की सुनामी और दूसरी तरफ झारखंड में हेमंत सोरेन की ऐतिहासिक जीत। बड़ा सवाल दोस्तों, इन दो राज्यों के फैसले का राष्ट्रीय राजनीति पर क्या असर पड़ने वाला है, खासतौर से इस बात की पृष्ठभूमि में कि लोकसभा चुनावों में अघाड़ी को शानदार जीत मिली थी। लोकसभा चुनावों में झारखंड में हेमंत सोरेन को भाजपा के मुकाबले कम सीटें मिली थी, मगर फिर भी पासा पलट गया। यह ना भूलें, आने वाले दिल्ली के चुनाव, अगले साल के अंत में है बिहार के चुनाव। क्या आने वाले चुनावों में इसका असर पड़ेगा? क्या असर पड़ेगा राष्ट्रीय राजनीति पर? दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखने वाला हूं और इसी के जरिए आपको पता चलेगा कि आने वाले वक्त में क्या कुछ होने वाला है और इन दो चुनाव राष्ट्रीय राजनीति पर क्या पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहली बात, इससे यह पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी चुनावी मशीनरी किसी के पास नहीं है। इसमें दो राय नहीं है। एजेंसीज का सहारा, अकूत पैसा जो हमने देखा था महाराष्ट्र के चुनावों में, वो भाजपा को एक एडवांटेज देता है, एक बढ़त देता है। यानी कि अगर एक रेस हो रही है तो भाजपा अपने विरोधियों के मुकाबले पहले ही 10 कदम आगे होता है। और यह रेस जो है वो 100 मीटर की रेस है। जब आप 10 कदम पहले ही आगे होते हैं तो जीत आपके झोली में गिरना स्वाभाविक है। मगर यह भी बताता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी तेजी से अपनी सोच बदलती है। इसकी मिसाल, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा था लोकसभा में, मगर क्या वो बैठ गए? नहीं, वो लोग मैदान में उतरे। उन्होंने स्थानीय मुद्दों पर जोर देना शुरू किया। यह ना भूलें, शुरू में वो लोग जहरीले मुद्दों को जोर दे रहे थे महाराष्ट्र के चुनावों में, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। मगर जब विरोध का सामना उन्हें अपने सहयोगी दलों से करना पड़ा, तब उन्होंने अपनी सोच को बदला। और आपने गौर किया होगा, अंत के दिनों में महाराष्ट्र के अंदर कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने बटेंगे तो कटेंगे का जिक्र नहीं किया। इसके अलावा आपने एक और चीज पर गौर किया होगा, लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र हो या पूरा देश हो, हर तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा था। इस बार चाहे उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों का उपचुनाव हो, इससे पहले हरियाणा में बमुश्किल प्रधानमंत्री ने 3 से 4 रैलियां की थी। महाराष्ट्र के अंदर भी चुनाव उनके इर्द गिर्द नहीं था। इनफैक्ट आखिरी कुछ दिनों में एकनाथ शिंदे एक तरह से मोर्चे का चेहरा बन गए थे। तो कहने का अर्थ यह है कि उनके पास एक स्ट्रैटेजिस्ट है जिसका नाम है अमित शाह। और अमित शाह बहुत तेजी से अपनी रणनीति बदलते हैं। कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व था और उनका जो स्थानीय नेतृत्व था, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। कांग्रेस अब भी संविधान को खतरा, इन तमाम चीजों की बात कर रहा था, मगर दूसरी तरफ लोकल नेतृत्व जो है वो सोयाबीन किसानों का मुद्दा या कपास के किसानों का मुद्दा उठा रही थी। केंद्रीय आलाकमान और स्थानीय नेतृत्व के बीच में साफ तौर पर संपर्क की कमी थी और यही असमंजस कांग्रेस गठबंधन को ले डूबा। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, कहने को भाजपा गठबंधन के अंदर भी ढेरों दिक्कतें थी। सबसे बड़ी बात, कायदे से एकनाथ शिंदे को चेहरे के तौर पर पेश करना चाहिए था, उन्होंने ऐसा नहीं किया। और आप जानते हैं कि संभव है कि इस बार एकनाथ शिंदे दोबारा मुख्यमंत्री ना बने, या बन भी जाएं तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा। कहने का अर्थ साफ है, ये तमाम मतभेद थे, मगर कांग्रेस, उद्धव सेना और शरद पवार, उनके बीच जो मतभेद थे वो गठबंधन को नुकसान पहुंचा रहे थे। क्योंकि मैंने आपको इसी मंच पर बताया था कि किस तरह के कांग्रेस के कई नेता, खासतौर से वो जो कि नाना पटोले के करीब थे, वो उद्धव सेना के बारे में गलत जानकारियां जो हैं वो लीक कर रहे थे, अफवाह फैला रहे थे कि वो भाजपा से मिल रहे हैं, इस तरह की तमाम बातें की जा रही थी। यानी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भाजपा की बी टीम के तौर पर काम किया। तो यह है फर्क भाजपा और कांग्रेस के बीच में, जहां तक चुनाव लड़ने की बात हो। क्योंकि जब आप चुनाव लड़ते हैं तो आपको अपने आप में परिवर्तन लाना चाहिए, तेजी से परिवर्तन लाना चाहिए। भाजपा के केस में अगर एक फरमान आ जाता है ऊपर से तो सबको उसका अनुसरण करना पड़ता है। देवेंद्र फडणवीस एक जमाने में मुख्यमंत्री रहे होंगे, मगर जब आला कमान का फरमान आता है तो आंसुओं के साथ उन्हें डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनना पड़ता है।
वो बगावत नहीं करते हैं। मगर कांग्रेस के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों, सबसे बड़ा कारण भारतीय जनता पार्टी का एक शानदार चुनावी मशीनरी होना, जिसके चलते उन्हें महाराष्ट्र में जीत मिली। मगर अगर आप मुद्दों पर चुनाव लड़ते, अगर आप तुरंत मैदान में उतर जाते, तो क्या पता यह नतीजा कुछ और होता। मसलन झारखंड झारखंड में हेमंत सोरेन लगातार मुद्दे पर बने रहे, मैया योजना पर बने रहे, भारतीय जनता पार्टी के जहर का जवाब देते रहे, स्थानीय मुद्दों के सहारे उनका मुकाबला करते रहे, और ऐसे में भाजपा उसके सामने बुरी तरह से बिखर गई। क्योंकि अगर हम झारखंड की बात करें दोस्तों, वहां पर इंडिया गठबंधन हेमंत सोरेन की वजह से 55 सीटों की तरफ बढ़ रहा है, और अगर यह आंकड़ा बढ़ भी जाए तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि कांग्रेस को चुनाव लड़ना सीखना पड़ेगा। एक और चीज पर आप लोग गौर कर रहे होंगे कि किस तरह से अब स्थानीय चुनावों में, विधानसभा चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। हरियाणा के चुनाव में आपने देखा, उसी तरह से महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों में भी आपने देखा। यह बात अलग है कि प्राइम टाइम डिबेट्स में गोदी मीडिया अब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर बताएगा, जबकि आप जानते हैं इन चुनावों में प्रधानमंत्री की मौजूदगी सतही थी। उतनी ही मौजूदगी थी जितनी एकनाथ शिंदे और अन्य नेताओं की थी, या देवेंद्र फडणवीस की थी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री का जो चेहरा है अब भारतीय जनता पार्टी की चुनावी कैंपेनिंग में, वो काफी हद तक कम हुआ है। अब क्षेत्रीय नेता जो हैं वो जोरदार दस्तक दे रहे हैं, क्योंकि दोस्तों गोदी मीडिया आपको बताएगा कि ये प्रधानमंत्री का करिश्मा है, उनका जादू है। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री का जादू चलना चाहिए था तो ये ना भूलें कि प्रधानमंत्री ने स्वयं सबसे ज्यादा बांटने वाला प्रचार, या ये कहा जाए जहरीला प्रचार, झारखंड में किया था। तो फिर झारखंड में भाजपा की इतनी कमजोर हालत क्यों है, इतनी खराब हालत क्यों है? यह बता रहा है कि अगर प्रधानमंत्री का जादू काम करता तो उसे महाराष्ट्र में भी करना चाहिए था, जैसा कि किया, और उसे झारखंड में भी करना चाहिए था, जैसा कि नहीं हुआ। इनफैक्ट आप भी जानते हैं कि हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी न के बराबर थी। तो एक तरह से ये साबित करता है कि प्रधानमंत्री का चेहरा ना भी हो तब भी भाजपा को चुनाव जीतना आता है। मैं जानता हूं आप में से कई लोग ये कहेंगे कि भाजपा ने यह चुनाव जीता अपने अकूत पैसे और एजेंसीज की वजह से। मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूं। हमने देखा कि महाराष्ट्र में पैसे का, एजेंसीज का कैसा नंगा खेल हो रहा था। मगर फिर आपके सामने झारखंड की भी तो मिसाल है। झारखंड में याद कीजिएगा, वोटिंग के एक दिन पहले हेमंत सोरेन के करीबी के घर में रेड पड़ती है। उसका फायदा किसको हुआ? उसका नुकसान भाजपा को हुआ, क्योंकि सहानुभूति के वोट्स सीधे तौर पर हेमंत सोरेन को मिले। यानी कि एजेंसीज का दुरुपयोग झारखंड में एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। सबसे बड़ी बात, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी सोच में, अपनी चुनावी रणनीति में बदलाव लाए, उसी तरह से कांग्रेस को भी करना चाहिए। जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूं, केंद्रीय आला कमान कांग्रेस और स्थानीय नेतृत्व में जमीन आसमान का फर्क था। महाराष्ट्र की कांग्रेस अपने ही सहयोगी दलों के खिलाफ काम करती नजर आई। यह जो तालमेल की कमी थी, यह उनके लिए एक बहुत बड़ा गड्ढा साबित हुई, एक बहुत बड़ा राजनीतिक गड्ढा। और यकीनन दोस्तों, इसके बाद राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठेंगे। कहने को मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, मगर राहुल गांधी की राजनीति पर सवाल उठना लाजमी है। और कहीं ना कहीं यह आवाज खुद इंडिया गठबंधन से उठती हुई दिखाई देगी कि राहुल गांधी मुद्दे तो उठाते हैं, मगर क्या वो मुद्दे जमीन पर दस्तक दे रहे हैं? राहुल गांधी जो बार बार अडानी और जातीय जनगणना का मुद्दा उठाते हैं, क्या इसका असर रूरल महाराष्ट्र या ग्रामीण महाराष्ट्र पर भी पड़ रहा है? क्या राहुल गांधी को अपनी सोच को बदलने की जरूरत नहीं है कि अगर आप एक विधानसभा चुनाव में जा रहे हैं तो वहां पर राष्ट्रीय मुद्दे काम नहीं आएंगे? यकीनन आपने लोकसभा चुनावों में उसमें सफलता पाई, क्योंकि खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे कि हम संविधान बदल देंगे। इसलिए संविधान बदलने का नारा और जातीय जनगणना का जो नारा है वहां काम आया। मगर विधानसभा के मुद्दे अलग हैं। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की जो लाड़की बहन योजना थी, उसको लेकर क्या करना चाहिए, इसे आपको समझ ही नहीं आ रहा था।
आपको कहीं ना कहीं लाड़की बहन योजना के मुकाबले महालक्ष्मी योजना को सही मायने में प्रमोट करना चाहिए था, उसे सामने लाना चाहिए था, मगर उसमें आप नाकाम रहे। मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की जो महिलाएं हैं उनके सामने दो विकल्प थे। पहला विकल्प वो 1500 रुपए जो भाजपा उन्हें दे रही थी या भाजपा सरकार उन्हें दे रही थी, भाजपा गठबंधन की सरकार दे रही थी, और दूसरा विकल्प 3000 रुपए का वादा जो कांग्रेस गठबंधन तब देती अगर वो सत्ता में आती। और उन्होंने किसको चुना हम सब जानते हैं। मगर जो बात यहां पर मैं कर रहा हूं वो है राहुल गांधी की राजनीति को लेकर। राहुल गांधी को कहीं ना कहीं अपने क्षेत्रीय दलों के साथ और ज्यादा बैठकें करनी चाहिए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, राहुल गांधी, नाना पटोले, ये सब एक मंच पर कितनी बार दिखाई दिए? शायद सिर्फ एक बार। इन्होंने एक साथ मिलकर कितनी रैलियां की? सबसे बड़ी बात, कायदे से इन्हें चुनावी मैदान में लोकसभा चुनावों के बाद ही होना चाहिए था, मगर ऐसा हुआ ही नहीं। उद्धव ठाकरे जो कि उनके मुख्यमंत्री थे, उनके चेहरे के तौर पर उतरना चाहिए था। और इससे क्या फायदा होता मैं आपको बताता हूं। उद्धव ठाकरे अगर मैदान में होते तो यह चुनाव पूरी तरह से स्थानीय था। यहां पर उन्हें बढ़त मिल सकती थी क्योंकि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में रचे बसे हुए हैं। उनको सहारा है बाला साहब ठाकरे की विरासत का। उनको सहारा इस बात का भी है कि जब वो बोलते हैं तो स्थानीय मुद्दे पर बोलते हैं और उसका एक अलग राजनीतिक असर पड़ता है। मगर अघाड़ी ने उन्हें प्रमोट नहीं किया। उद्धव ठाकरे को दिल्ली जाना पड़ा, राहुल गांधी से कहना पड़ा कि आप मुझे मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कीजिए, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। राहुल गांधी ने उन्हें सिर्फ भरोसा दिया कि अगर हम जीत गए तो आप ही मुख्यमंत्री होंगे, मगर हुआ क्या ये आप जानते हैं। ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ये हालत हो गई है कांग्रेस की। इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि राहुल गांधी अपनी उड़ान में ना रहकर जमीन पर आकर अपने क्षेत्रीय दलों से संवाद करें। अगर कांग्रेस को लगता है कि आने वाले दिल्ली चुनावों में उसे अकेले लड़ना है तो अभी से कांग्रेस को अपनी रणनीति स्पष्ट करनी चाहिए। बिहार में तेजस्वी यादव के साथ किस तरह का तालमेल होगा उसको लेकर भी अभी से रणनीति बना लेनी चाहिए। कहने को अभी 1 साल का वक्त है, मगर बिहार के लिए अभी से प्लानिंग करनी पड़ेगी। कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उन्हें एक जीत मिल जाती है तो वो हल्के हो जाते हैं, और हल्के होने का नतीजा आपने हरियाणा में देखा और अब महाराष्ट्र में देखा। मैं जानता हूं कई लोग ये भी कह रहे होंगे भाई झारखंड में तो जीत मिली, मगर आप जानते हैं झारखंड में जीत राहुल गांधी की वजह से नहीं, हेमंत सोरेन की वजह से भी। और आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के मायने कुछ और हैं। कल्पना कीजिए अगर महाराष्ट्र में अघाड़ी को जीत मिल जाती तो राष्ट्रीय राजनीति पर इसका क्या असर पड़ता, क्योंकि महाराष्ट्र देश की व्यावसायिक कमर्शियल नब्ज है, उसके मायने ही कुछ और हैं। दोस्तों आप ये भी जानते हैं कि चाहे महाराष्ट्र के चुनाव हो या झारखंड के चुनाव, भारतीय जनता पार्टी के जहरीले प्रचार में कोई कमी नहीं आई थी। याद कीजिएगा हेमंत कितना जहर उगला था, और उसके बाद प्रधानमंत्री उतरते हैं और झारखंड के आदिवासियों के बारे में अनर्गल टिप्पणियां होती हैं। बड़ा सवाल यह कि झारखंड में हार के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी की सोच में परिवर्तन आएगा, क्योंकि हम ये ना भूलें कि उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर भी उपचुनाव हुए थे जहां पर भाजपा को अधिकतर सीटों में जीत मिल गई है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये जो नारा है ना कि बटेंगे तो कटेंगे, इसमें कोई रुकावट नहीं आने वाली है। आज मैं एक बात कहने वाला हूं और इस पर गौर कीजिएगा। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी और भी ज्यादा जहरीले नारों के साथ आएगी, खासतौर से दिल्ली, बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि ये हिंदी भाषी राज्य हैं। दिल्ली के अंदर सांप्रदायिक दंगों की एक मिसाल हमारे सामने है। बिहार की जो राजनीति है उसे सांप्रदायिक करने की कोशिश भाजपा लगातार कर रही है। दूसरी तरफ आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के 9 सीटों के उपचुनाव में बीजेपी को सफलता मिली है। लिहाजा आने वाले दिनों में भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति और बढ़ने वाली है, और यह देश के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। और सबसे बड़ी बात, मैं जानता हूं आप में से कई लोगों को आपत्ति है जब मैं भाजपा की सोच पर सवाल उठाता हूं, तो एक बात तय है,
मैं भाजपा की इस सोच पर आगे भी सवाल करता रहूंगा। उनके जीत जाने से उन्हें जहर फैलाने का लाइसेंस नहीं मिल जाता है। उस जहर से आपको जीत मिल रही होगी, मगर उस जहर के दूरगामी परिणाम हैं जिसकी वजह से हमारी कई पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। मौजूदा पीढ़ी पर उसका असर पड़ रहा है। इसलिए यह मत सोचिए कि भाजपा को जीत मिल रही है तो उसके जहरीले प्रचार का मैं समर्थन करूंगा। भाजपा को सबक लेना चाहिए हरियाणा से और महाराष्ट्र से कि राजनीति में बगैर जहर उगले आपको जीत मिल सकती है। क्योंकि हरियाणा में भी जीत इसलिए नहीं मिली थी कि आप हिंदू मुस्लिम बंटवारे की बात कर रहे थे, हालांकि वहां पर उन्होंने किसी और बंटवारे की बात की, वहां पर उन्होंने जाट बनाम अन्य वो वाली राजनीति की। महाराष्ट्र के अंदर कोशिश बहुत की, मगर मुझे नहीं लगता है कि बटेंगे तो कटेंगे की वजह से उन्हें सफलता मिली है। महाराष्ट्र के डायनामिक्स बिल्कुल अलग है। हालांकि एक बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाम महाराष्ट्र के अंदर बहुत बढ़ गया है। यह ऐतिहासिक जीत है दोस्तों, क्योंकि इससे पहले भाजपा को इतनी सीटें कभी नहीं मिली, इतनी कम सीटें कांग्रेस को कभी नहीं मिली। इससे पता चलता है कि लोकसभा में हार के बावजूद भाजपा ने किस तरह से अपनी राजनीति में संशोधन किया, और नतीजा आपके सामने है। मैं जानता हूं दोस्तों, आप में से कई लोग इस नतीजे को स्वीकार नहीं कर रहे। मैंने कई पत्रकारों के ट्विटर टाइमलाइन पर देखा और उन्होंने कहा कि जब वोट डाले गए थे महाराष्ट्र में तो उसमें इतने फीसदी वोट बताया गया था, मगर कुछ दिनों बाद उसे बढ़ा दिया गया था करीब 1.5 से 2%। आप जानते हैं कि इस मुद्दे को लेकर लगातार मैं भी उग्र रहा हूं। लोकसभा चुनावों में जितने वोट डाले गए और जितनों की गिनती हुई उसमें करीब 11 लाख वोटों का अंतर था। आप इस बात को समझते हैं दोस्तों, लोकसभा चुनावों में जहां हार और जीत का फासला महज 2000 वोटों से हो रहा है, अगर वहां पर 11 लाख वोटों की हेराफेरी हो रही है तो आप समझ सकते हैं उसके क्या मायने हैं। मैं उस बात को समझ सकता हूं, मगर इसमें सबसे बड़ी दिक्कत विपक्ष के लिए यह है कि जब तक उन्हें जीत अदालत में नहीं मिलेगी, जब तक सुप्रीम कोर्ट इसका स्वतः संज्ञान नहीं लेगा, जब तक इसकी बहुत गंभीर जांच नहीं होगी, यह महज आरोप हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि ईवीएम हैकिंग वाली थ्योरी में मेरा विश्वास नहीं है। भाजपा ने तो सिस्टम ही हैक कर लिया है। आप जानते हैं किस तरह से उत्तर प्रदेश के चुनावों में पुलिस पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ और भाजपा का साथ दे रही थी, किस तरह से पुलिस चेकिंग कर रही थी जो कि उनका काम नहीं था। हमने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में देखा कि किस तरह से डीएम्स जो जिला अधिकारी थे वो खुलकर भाजपा का साथ दे रहे थे। यानी कि सिस्टम पूरी तरह से भाजपा के जेब में है। और जब आपने सिस्टम ही हैक कर दिया तो ईवीएम क्या चीज है। इसीलिए ईवीएम हैक करने की थ्योरी में मेरा इतना विश्वास नहीं है। भारत की दिक्कत इस वक्त यह है दोस्तों कि हमारा सिस्टम ही भाजपा के हाथों में गिरवी है, उनके हाथों हैक हो चुका है। तमाम पुलिस, तमाम चुनाव आयोग, मीडिया तो आप जानते ही हैं, पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, और यह सबसे बड़ी दिक्कत है। और इसलिए आने वाला वक्त विपक्ष के लिए कांटों भरा होने वाला है। राहुल गांधी की काबिलियत पर सवाल उठाए जाएंगे। गोदी मीडिया एक बार फिर नकली अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रमोट करेगा, जबकि आप भी जानते हैं दोस्तों, चाहे हरियाणा के चुनाव हो, झारखंड के चुनाव हो या फिर महाराष्ट्र के चुनाव हो, प्रधानमंत्री की मौजूदगी, उनका असर कहीं नहीं दिखाई दिया। झारखंड में पूरी कोशिश की थी, मगर इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इंडिया गठबंधन को वहां पर 56 सीटें मिल रही हैं। पिछली बार के मुकाबले कम से कम 8 सीटों का फायदा। तो जहां पर प्रधानमंत्री थे वहां पर भाजपा को इतनी हार का सामना करना पड़ रहा है। मगर यह भी बतलाता है कि अगर प्रधानमंत्री असरदार नहीं है तो भाजपा के पास और भी पैतरे हैं, उसके राजनीतिक असला में और भी हथियार हैं जीत हासिल करने के लिए। तो जैसे मैंने कहा दोस्तों, आने वाला वक्त विपक्ष के लिए बहुत मुश्किल है। राहुल गांधी पर कई सवाल किए जाएंगे, मगर मुश्किल हालात में अगर आप उबर पाएं तभी आप हीरो हैं। और जो जीता वही सिकंदर। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।